आज जो है एनडीए संसदीय दल की बैठक पीएम मोदी करेंगे संबोधित। तो सुबह 9:30 बजे संसद भवन में होगी मीटिंग। कई मुद्दों पर चर्चा की संभावना। आज संसद में पेपर लीक बिल पर हो सकती है वोटिंग। सदन चलाने पर स्पीकर की विपक्षी नेताओं से बातचीत। चर्चा को लगभग 10 घंटे का समय दिया जाएगा। आज गोरखपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 59.58 करोड़ की सड़क परियोजना का करेंगे लोकार्पण। शहर के उत्तरी पश्चिमी हिस्से को मिलेगी 2 लेन मार्ग की सौगात। देश भर में मूसलाधार बारिश की मार। दिल्ली एनसीआर यूपी समेत कई राज्यों में चेतावनी जारी। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड। उत्तर पूर्वी भारत में बाढ़ से हाहाकार। यूएस के हमलों के बीच ईरान का बड़ा बयान। कहा जंग और शांति पर फैसला अमेरिका के दबाव में नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। उत्तर प्रदेश में 59,000 शिक्षक भर्तियों का मामला सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। ये अहम सुनवाई पिछले बार भी सुनवाई हुई थी। बता दें कि फैसले पर टिका 67,000 शिक्षक का भविष्य। आरक्षण प्रक्रिया से बाहर हुए 9,000 शिक्षक। यूपी सरकार ने कल जमा किया था हलफनामा। तो आरक्षण प्रक्रिया से 9,000 शिक्षकों को बाहर किया गया है। कल सरकार के द्वारा हलफनामा जमा किया गया। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कल हलफनामा जमा किया था। तो ये बड़ी खबर आपको दे दें, जहां यूपी में 59,000 शिक्षक भर्तियों का ये पूरा मामला और लगातार लंबे वक्त से ये देखिए मामला चलता चला आ रहा है। उनसठ हजार यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कल जमा किया था हलफनामा। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर दे दे। उत्तर प्रदेश में 59,000 शिक्षक भर्ती का मामला। तो देखिए हलफनामे में ये साफ तौर पर कहा गया था किसी की नौकरी नहीं जाएगी। योगी सरकार ने शीर्ष अदालत के सामने अपना रुख पूरी तरीके से साफ करते हुए कहा कि इस भर्ती प्रक्रिया के तहत पूर्व में नियुक्त किए गए किसी भी शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने 59,000 असिस्टेंट टीचर भर्ती केस में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था, जिसमें कहा गया है कि मौजूदा टीचरों की नौकरी सुरक्षित रहेगी और किसी भी टीचर की नौकरी नहीं जाएगी। नए योग्य उम्मीदवारों को भी मौका दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने साफ किया कि 2020 में भर्ती हो चुके 67,867 शिक्षकों की नियुक्तियों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। साथ ही अगर कोई कोर्ट के आदेश के अनुसार तैयारी की गई है, रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट में नए उम्मीदवार योग्य पाए जाते हैं, तो उन्हें उपलब्ध खाली पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। सरकार ने यह भी साफ किया कि यह व्यवस्था सिर्फ इसी खास भर्ती प्रक्रिया पर लागू होगी और इसे भविष्य की किसी भी भर्ती के लिए मिसाल नहीं माना जाएगा। इसके अलावा सरकार ने हलफनामे के साथ 8,270 अभ्यर्थियों की संशोधित सूची भी कोर्ट को दी है। ये वो अभ्यर्थी हैं जो अभी नौकरी में नहीं है। इसमें से 3,324 अभ्यर्थी अन्य पिछड़ा वर्ग से है। यहाँ ये भी स्पष्ट किया गया कि पिछली सूची में 4,926 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने कार्यभार नहीं ग्रहण किया था। ऐसे में इन्हें भी संशोधित मेरिट सूची में शामिल किया जाएगा। तो आरक्षण प्रक्रिया से 9,000 लोगों को बाहर किया गया है। सरकार ने यह भी साफ किया कि यह व्यवस्था सिर्फ इसी खास भर्ती प्रक्रिया पर लागू होगी और भविष्य में किसी भी भर्ती के लिए यह मिसाल नहीं मानी जाएगी। तो हलफनामे में सरकार ने अपना रुख स्पष्ट किया कि किसी की नौकरी नहीं जाने वाली है और किसी को डरने की जरूरत नहीं है। योगी सरकार ने 59,000 शिक्षक असिस्टेंट टीचर भर्ती केस में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया। और हमारे साथ सहयोगी प्रणवीर जुड़ चुके हैं। प्रणवीर, देखिए 59,000 शिक्षक भर्ती का ये पूरा मामला आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। निश्चित तौर पे सौम्या आपको बता दें कि ये 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है, जो कि लगातार जो है ओबीसी और एससी वर्ग के बच्चों ये लगातार आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो आरक्षण हुआ है, आरक्षण में घोटाला किया गया है। आरक्षण घोटाले को लेकर के लगातार 69,000 शिक्षक भर्ती के जो बच्चे हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी हो, चाहे मौजूदा
बेसिक शिक्षा मंत्री हो संदीप सिंह, इनके लगातार आवाज को घेरने का काम लगातार बच्चे कर रहे हैं, अपनी मांगों को कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने कहा था कि किसी भी प्रकार से जो आरक्षण है उसमें कोई घोटाला नहीं किया गया। ये भर्ती 2020 में हुई थी और ये जो मौजूदा उस समय बेसिक शिक्षा मंत्री थे सतीश द्विवेदी, उनके कार्यकाल में हुई थी। इसमें साफ तौर पर बच्चे जब हाईकोर्ट ने इसमें कहा था कि किसी भी प्रकार से जो आरक्षण का जो मामला है उसको फिर से एक बार सरकार रिवाइज करे, सरकार उस चीज को देखे कि आखिर मामला क्या है। उस पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट गए थे और सरकार के लोग उन्होंने साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा प्रस्तुत करके कहा था कि किसी भी प्रकार से जो आरक्षण घोटाला नहीं किया गया है। ये सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि 67,867 जो शिक्षकों की नौकरी है पूरी तरीके से सुरक्षित है। यानी जो बाकी बचे जो आरक्षण के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं कि आरक्षण में घोटाला किया गया है, उनको और जो मौजूदा शिक्षक है उनके बीच में लगातार संघर्ष जारी है। सरकार का साफ तौर पर कहना है कि जिसकी जितना आरक्षण में जो लोग आते थे उनको उतना हमने नियुक्त किया है, किसी भी प्रकार से आरक्षण में कोई घोटाला नहीं किया गया है। दूसरा सबसे बड़ी बात, 2020 से जो शिक्षक प्राइमरी विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं उनको साफ तौर पर सिक्योर किया है कि किसी भी प्रकार से आपके नौकरी को कोई खतरा नहीं है, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सरकार ने साफ तौर पर जो अपनी आरक्षण की सूची थी उसको क्रमबद्ध तरीके से सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया है। ऐसे में जो बच्चे हैं उनका आपको पहले ये जानना होगा किस तरीके से कि घोटाले की जो बात बच्चे कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती होने के बाद लगभग 9,000 भर्ती और निकली थी, उसमें लेकर के इन सब लोगों ने कहा कि दोनों को मर्ज किया जाए। यानी कि दो भर्तियां अलग अलग थी तो दोनों भर्तियों को एक साथ सरकार मर्ज नहीं कर सकती थी। 69,000 में जो आरक्षण मिल रहा था उसमें 69,000 में आरक्षण दिया गया और जो बाकी जो भर्ती निकली उसमें जो आरक्षण था उसमें आरक्षण दिया गया। अब उनका साफ तौर पर यह दबाव है कि जो शिक्षक भर्ती है उसमें सरकार ने घोटाला किया है। किसी भी प्रकार से जो ओबीसी है, एससी है, वो अखिलेश यादव से भी मिले हैं, मायावती के आवाज के सामने भी धरना प्रदर्शन किए हैं। लेकिन 2020 से 2026 तक यानी कि लगभग 6 साल हो गए उनको अपनी बातों को रखते हुए किसी भी प्रकार से आरक्षण में न कोर्ट ने अभी तक कोई किसी प्रकार से कोई घोटाला पकड़ा है और न सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट में तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने हलफनामा प्रस्तुत कर दिया है कि किसी भी प्रकार से कोई घोटाला नहीं हुआ है, वो जांच हो सकती है। किसी भी प्रकार से जो 69,000 के जो भर्ती थी उसको किसी भी प्रकार से संशोधित नहीं किया जा सकता। दोस्तों, 70 अभ्यर्थियों की संशोधित सूची भी जारी की गई थी, कटाक्ष पेश की गई थी, लेकिन जो 4,926 जो अभ्यर्थी है उनमें नहीं सवाल था। तो ऐसे में जो हाईकोर्ट का फैसला था, हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था सरकार की तरफ से, तो उसको लेकर के लगातार कहीं ना कहीं जो बातें है उन बच्चों का लगातार ये मांग है। लेकिन दूसरी तरफ अगर 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं जो चुने गए हैं, जो लगातार 6 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि इन्होंने सरकार ने हमको भर्ती किया, सरकार ने मेरिट लिस्ट बनाया और अब हम सेवाएं दे रहे हैं। तो किसी भी प्रकार से हमारी जो नौकरी है वो सुरक्षित रखी जाए, हमारी नौकरी की किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो सरकार तो देखिए सरकार ने ये भी साफ किया है कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी और हलफनामे में पूरा जिक्र किया गया है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि ये जो हलफनामा है, जो इनमें बातें लिखी है, जो भर्ती की प्रक्रिया होगी वो सिर्फ इस मुद्दे तक सीमित है। आने वाले समय में इसको एग्जाम्पल के तौर पर बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। निश्चित तौर पर, क्योंकि एक तरफ जो ओबीसी एससी के बच्चे उनका साफ तौर पर कहना है कि आरक्षण घोटाला हुआ है। यानी कि जो हमारा पद था वो पद हमको नहीं मिला है, उतनी सीटें हमको नहीं मिली है, हमारी सीटों में कहीं ना कहीं कटौती की गई है। सरकार का कहना है कि जितना जिसका हक था पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ उसको उतना पद मिला है। यानी दो भर्तियों को हम एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं। अब इनका एससी और ओबीसी के बच्चों का कहना है, इनमें साफ तौर पर ये कहना है कि जो दो अलग अलग भर्तियों को इनको ये कटाफ के तौर पर उसको देखना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि उसमें उनको समायोजित किया जाए। लेकिन सरकार ने साफ तौर पर हलफनामा दिया कि जिसकी जितनी आरक्षण मिल रही थी किसी की आरक्षण के साथ कोई घोटाला नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती योगी सरकार की है पूरी पारदर्शिता के साथ की गई है, किसी भी प्रकार से कहीं कोई गलती नहीं की गई है, चाहे परीक्षा से लेकर के जो तमाम चीजें नौकरियां हैं। वहीं दूसरी तरफ नियुक्ति को भी लेकर के जितने जो बच्चे थे 69,000 में उनको साफ तौर पर कहा गया था कि अगर पति पत्नी दोनों लोग अगर टीचर हैं तो वो कहीं ना कहीं पहले पत्नी अपनी पसंदीदा जगह को
चुन सकती है और उसके बाद संबंधित जो उनके पति हैं उनको चुना जाएगा। एक ही ब्लॉक में नियुक्त करने का आदेश दिया ताकि काम के साथ, सरकारी काम के साथ, नौकरी के साथ साथ परिवार को चलाने में किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। तो सबकी परेशानी, सबकी समस्याओं को देखते हुए योगी सरकार ने भर्ती की। कहीं ना कहीं आरक्षण जो एक मुद्दा बना वो कहीं ना राजनीतिक देन है, क्योंकि जो पार्टियां हैं, अन्य पार्टियां वो कहीं ना कहीं सरकार को घेरना चाहती है, वोट अपने तरफ खींचना चाहती है। तो ऐसे में जो बच्चे हैं उनको बरगलाने का काम, जो जिस तरीके से जो सूत्र बता रहे हैं कि जो अन्य पार्टियां उन्होंने बरगलाने का काम किया और आरक्षण इतनी बड़ी भर्ती को योगी सरकार उसको अपनी गुडविल में लेकर के जाए, इसीलिए उन्होंने आरक्षण घोटाले का एक नई नीति, एक रणनीति तैयार कर दी जिससे लगातार बच्चे भटक रहे हैं, वो राजनीति से भी प्रेरित है। तो तमाम ऐसी दिक्कतें हैं कि जो योगी सरकार को लगातार इस मुद्दे पर घेरने का काम कर रही है। लेकिन सरकार ने साफ तौर पर कहा, चाहे पूर्व शिक्षा मंत्री हो सतीश द्विवेदी, चाहे मौजूदा शिक्षा मंत्री हो संदीप सिंह, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी भी प्रकार से कोई आरक्षण घोटाला नहीं किया गया है। सरकार की जो भर्ती है वो पारदर्शिता से है, सबको जगह पूरी दिया गया है, प्रक्रिया सबको पारदर्शिता समायोजित से किया है। और गया है। आज सुनवाई में और क्या कुछ चीजें सामने आएंगी, क्योंकि सरकार का रुख साफ है। सरकार ने अपना हलफनामा जमा करते हुए अपने रुख को साफ कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणवीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। वहीं आज एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी, सुबह 9:30 बजे संसद भवन में बैठक होगी। प्रधानमंत्री मोदी बैठक को संबोधित करेंगे। बैठक में संसदीय मुद्दों पर चर्चा की संभावना, विपक्ष की रणनीति पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में 5 नए विधेयक को लेकर चर्चा होगी। विधेयक को पेश करने की रणनीति पर चर्चा होगी। पहली बार बैठक में शामिल होंगी एनसीपीआई, टीएमसी से अलग होकर बनी है एनसीपीआई। सुदीप बंदोपाध्याय और काकोली घोष समेत एनसीपीआई के अन्य सांसद मौजूद रहेंगे। तो आपको ये बड़ी जानकारी दे दें, जहां सुबह 9:30 बजे संसद भवन में ये बैठक होने जा रही है और अब से कुछ ही देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे, संबोधित भी करेंगे। और एनसीपीआई जो टीएमसी से निकली हुई पार्टी है, जो टीएमसी सांसदों ने टीएमसी का साथ छोड़ा तो एक नई पार्टी का गठन हुआ जिसको नाम दिया गया एनसीपीआई। वहीं मिर्जापुर के मरिहान थाना क्षेत्र के दाड़ीराम गांव में नई पुलिस चौकी निर्माण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। मंझवा विधायक सुचिस्मा मौर्य ने पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस दौरान पुलिस चौकी परिसर में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए वृक्षारोपण भी किया गया। अधिकारियों ने बताया कि दाड़ीराम गांव थाना मुख्यालय से काफी दूर स्थित है, जिससे स्थानीय लोगों को तत्काल पुलिस सहायता मिलने की कठिनाई होती है कि नई पुलिस चौकी बनने के बाद क्षेत्र में पुलिस की पहुंच तेज होगी, कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी तथा ग्रामीणों को आपात स्थिति में पहले से अधिक त्वरित पुलिस सहायता उपलब्ध हो सकेगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको देती हूँ, जहाँ एक नई पुलिस चौकी का यहाँ पर निर्माण किया गया और पुलिस चौकी परिसर में वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम किया गया, पूजा किया गया। पुलिस चौकी परिसर में वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम किया गया। राजस्व भूमि पर बनेगी नई पुलिस चौकी। दाड़ीराम में नई पुलिस चौकी का शिलान्यास, अब लोगों को और भी सुगमता होगी। अगर उन्हें पुलिस की जरूरत है तो उन्हें बहुत दूर नहीं जाना होगा। पुलिस चौकी परिसर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। विधायक ने फीता काटकर ये कार्यक्रम किया और शिलान्यास किया गया। एमएलए सुचिस्मा मौर्य ने शुभारंभ किया है। तो बता दें कि दाड़ीराम में नई पुलिस चौकी का शिलान्यास किया गया। वहीं गोंडा के तरबगंज तहसील क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित गांवों में राहत और बचाव कार्यों को गति देने के लिए विशेष राहत एवं रेस्क्यू वाहन हनुमान रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये वाहन बाढ़ के दौरान फंसे लोगों तक खाद्यान्न, पेयजल, दवाइयां, अन्य जरूरी राहत सामग्री तेजी के साथ पहुंचाएगा। जरूरत पड़ने पर इसी वाहन के जरिए रेस्क्यू अभियान चलाकर लोगों को सुरक्षित स्थानों तक भी पहुंचाया जाएगा। सदर विधायक प्रतीक भूषण सिंह द्वारा उपलब्ध कराया गया ये विशेष वाहन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन के राहत और बचाव कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। तो इस वाहन का पूजन किया गया और इस वाहन को हरी झंडी दिखाई गई।
ये वाहन राहत बचाव की सामग्री को, दवाइयों को पहुंचाने का काम करेगा। बाढ़ प्रभावित गांवों तक तुरंत सहायता पहुंचाई जाएगी। विधायक ने राहत वाहन को हरी झंडी दिखाई है। इस वाहन के माध्यम से मेडिसिन और खाद्य सामग्री, पेयजल, सब चीजें पहुंचाई जाएंगी उन इलाकों में जो इलाके बाढ़ से ग्रसित है, और अगर जरूरत पड़ी तो इन्हीं वाहनों के माध्यम से लोगों का रेस्क्यू भी किया जाएगा। तो बता दें कि ये राहत वाहन को हरी झंडी दिखाई गई है, उसे रवाना किया गया। डीएम की मौजूदगी में इसे रवाना किया गया और डीएम ने कहा कि जरूरत पड़ने पे ये वाहन काम आएगा और जो बाढ़ ग्रसित एरियाज हैं उनको चिन्हित किया जाएगा, वहां पर पेयजल, खाद्य सामग्री जैसी चीजें पहुंचाई जाएंगी। अति संवेदनशील बाढ़ की दृष्टि से जनपद है उनमें है, और हमारे यहाँ करनैलगंज और तरफगंज तहसीलों की गांव और एक आबादी जो होती है बाढ़ से प्रभावित होती है, जिनके लिए सभी आवश्यक तैयारियां भी की गई। इसी क्रम में हमारे माननीय सदर विधायक महोदय द्वारा शार्प या हनुमान रथ जो वाहन है, एम्फीबियस व्हीकल है, एक CSR एक्टिविटी के माध्यम से हमारे जिला आपदा प्राधिकरण को दिया गया है। यह आपदा के समय में सड़क पर भी चल सकता है और नदी में भी चल सकता है। तो आपदा के समय में जो भी यदि कोई व्यक्ति फंस गया है तो उन तक पहुंचने या फिर किसी व्यक्ति तक चिकित्सा सहायता पहुंचाने, उनको रेस्क्यू करने, इन सभी कार्यों में इस वाहन का प्रयोग किया जाएगा। वहीं बिजनौर में कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। एसपी ने 11 उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में बड़ा बदलाव करते हुए नई तैनाती के आदेश जारी किए हैं। हल्दौर थाना क्षेत्र की झालू चौकी के प्रभारी कुलदीप कुमार को लाइन हाजिर कर दिया गया, जबकि हीमपुर दीपा थाने से उप निरीक्षक रजत चौधरी को झालू चौकी का नया प्रभारी बनाया गया। इसके अलावा हल्दौर, नगीना देहात और धामपुर क्षेत्र की कई चौकियों पर भी नए प्रभारियों की नियुक्ति की गई। सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण आदेशों का पालन करने के निर्देश दिए गए। तो 11 उप निरीक्षकों के तबादले किए गए। बिजनौर में झालू चौकी प्रभारी लाइन हाजिर किए गए और कई चौकियों पर नई तैनाती की गई है। कई शिकायतें मिलने के बाद तकरीबन 9 लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया है। बिजनौर पुलिस में बड़ा फेरबदल, 11 उप निरीक्षकों के तबादले किए गए हैं। झालू चौकी प्रभारी लाइन हाजिर किए गए हैं। बिजनौर से आपको एक खबर दे रहे हैं, यहाँ कई चौकियों पर नई तैनाती भी की गई है। वहीं झांसी में मुख्यमंत्री आरोग्य मेले के तहत मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शिशिर पुरी ने गुरसाए ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टकरौली और चिरगांव ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धामना खुर्द का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मरीजों के पंजीकरण, दवा वितरण, अभिलेखों और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता की समीक्षा की गई। रिकॉर्ड में मोबाइल नंबर और दवा वितरण का पूरा विवरण दर्ज न मिलने पर संबंधित कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए अभिलेख तत्काल अपडेट करने के निर्देश दिए गए। वहीं बिना एप्रिन मरीजों का उपचार कर रहे चिकित्सकों को ड्रेस कोड का पालन करने की हिदायत दी गई। सीएमओ ने दवा भंडारण, एक्सपायरी, लेबलिंग, जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता, साफ सफाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। साथ ही आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से अधिक मरीजों को आरोग्य मेले तक लाने, किशोरियों के HPV टीकाकरण को प्राथमिकता देने पर विशेष जोर दिया गया। उन्नाव में गौ सम्मान आह्वान अभियान के सदस्यों ने आज राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। इसमें गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने, उनके संरक्षण के लिए अलग मंत्रालय गठित करने और निआश्रित गौवंश की समस्या के समाधान की मांग की गई। अभियान में पदाधिकारी दोपहर करीब 1 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचे। सिटी मजिस्ट्रेट मनोज सिंह को ज्ञापन दिया। गौरक्षक सदस्यों ने बताया कि बड़ी संख्या में लोग दूध निकालने के बाद गायों को सड़कों पर बेसहारा छोड़ देते हैं। इससे गाय पॉलिथीन और कूड़ा खाकर बीमार रहती हैं। साथ
साथ ही सड़क दुर्घटनाओं और जाम जैसी समस्याएं भी बढ़ रही हैं। उन्होंने मांग की है कि गायों को सड़कों पर छोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। ज्ञापन में गायों के लिए एक अलग मंत्रालय बनाने की भी मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि गायों की खरीद फरोख्त का पूरा रिकॉर्ड रखा जाए और प्रत्येक गाय का पंजीकरण अनिवार्य हो। तो गौमाता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने की मांग की गई। रोड पे जो गाय माता घूम रही हैं, पन्नी खा रही हैं, उसके लिए कानून बने, मंत्रालय बने। जो लोग गाय को दूह के छोड़ देते हैं रोडों पे, रोड जाम होती है, उन पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो गौ का दूहन करने के बाद में गौ को रोड पे छोड़ते हैं, मरने के लिए छोड़ देते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। और जहां से गाय बिक्री होती है वहां पे गाय का जो आधार है उसका लेके गाय किसे बेची जा रही है और उसके बाद में उसके घर में वो गाय दूहने के बाद वो किसे बेची जा रही है। मैनपुरी के ट्रांसपोर्ट नगर में रविवार को खाली डीजल टैंकर की वेल्डिंग के दौरान हुए भीषण विस्फोट से इलाके में अफरा तफरी मच गई। धमाका इतना जोरदार था कि टैंकर का ऊपरी ढक्कन करीब 100 मीटर दूर जा गिरा और आवाज दूर दूर तक सुनाई दी। हादसे में 32 वर्षीय परिचालक अंकित गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल से सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जबकि वेल्डिंग मैकेनिक को मामूली चोटें आई हैं। विस्फोट के बाद टैंकर में आग भी लग गई। हालांकि स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही आग पर काबू पा लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यदि टैंकर में डीजल भरा होता है तो यह हादसा कहीं अधिक भयावह हो सकता था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और सुरक्षा मानकों के पालन की भी पड़ताल की जा रही है। राम सरन जी, क्या घटना हुई है अभी ये इसमें वेल्डिंग करा रहे थे तो विस्फोट हो गया। टैंकर में करा रहे थे? हाँ, तो क्या इसमें कोई वैसा ज्वलनशील पदार्थ भरा था? डीजल था। डीजल था? नहीं खाली था वैसे तो। ब्लास्ट कैसे हो गया अचानक? गैस बन गई उसमें। अब डीजल बदल गया, पहले डीजल में करा लेते थे, अब भाई समझ के करा लिया। कोई घायल वगैरह भी हुआ है? हाँ घायल हुआ, वो नीचे गिर गया ना, विस्फोट हुआ तो नीचे गिर गया, नीचे गिरने से घायल हो गया। अनिल अग्रवाल। अनिल जी, अभी क्या हादसा हुआ यहाँ पे? ये टैंकर में वेल्डिंग हो रही थी तो उसमें वेल्डिंग होते होते गैस बनी, उससे विस्फोट हो गया। किस तरीके का था ये विस्फोट, बता रहे काफी दूर तक? काफी दूर तक। पीछे खेतों में इसके जो टूल्स हैं वो निकल के खेतों में गए हैं। जबरदस्त धमाका हुआ है। इतना हाँ, एक टुकड़ा तो हमारी दुकान पे गया था, लोगों बस के आगे। अच्छा, घायल कितने लोग हैं? कंडक्टर ज्यादा घायल। देवरिया में सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। बस स्टैंड, हनुमान मंदिर और मालवीय रोड समेत प्रमुख स्थानों पर सड़क पर सवारी भरने वाले बस, ऑटो और ई रिक्शा चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान बिना हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग, बिना ड्राइविंग लाइसेंस, बिना फिटनेस और अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए 73 वाहनों का ई चालान किया गया, जबकि 2 वाहनों को सीज कर दिया गया। अभियान के दौरान ध्वनि प्रदूषण पर भी विशेष ध्यान दिया गया और 30 मॉडिफाइड साइलेंसर तथा 12 अवैध हूटर एवं प्रेशर हॉर्न मौके पर ही हटवाए गए। यह अभियान पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर के निर्देशन में यातायात प्रभारी गुलाब सिंह के नेतृत्व में चलाया गया। तो ये देखिए आप किस तरीके से अभियान चलाया गया। उन लोगों के खिलाफ जो नियमों का उल्लंघन करते हैं, रोड पर सेफ्टी मेजर्स का ध्यान नहीं रखते हैं, उनके खिलाफ ये अभियान चलाया गया है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए ये अभियान चलाया और कई गाड़ियों पर कार्रवाई भी की है। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर के निर्देशन में यातायात प्रभारी गुलाब सिंह के नेतृत्व में ये अभियान चलाया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।